नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखिए मेडाइवल हिस्ट्री से भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग के पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार को हम लोगों ने कवर करने का कोशिश किया है। सर से रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों को 10 क्वेश्चन मिला है जिसमें हम लोग मोर और लेस मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है पूरा कवर हो जाएगा। ये सर का प्रोफाइल है, आप लोग को पता ही है। सर की तरफ से ये एक मैसेज है और जो लोग सर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट टू हिम ऑन ट्विटर, ही इज़ वेरी एक्टिव देयर। सो आप वहाँ पे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। यही है कि 10 क्वेश्चन ही हो पाया क्योंकि मेरा तो कोशिश था कि वो 20 क्वेश्चन सेट कर दे। पर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार इंपॉर्टेंट है यार, हम लोग कोई भी सेगमेंट छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और विश्वास मानिए कि हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पे एक वीडियो बनाए हैं शेर शाह सूरी पर। प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए उस वीडियो को, और उस वीडियो को जो भी देखा है वो कम से कम 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही कर देगा। उसके लिए चवन्नी भर का इनका सारा क्वेश्चन है जो भी शेर शाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बिहार का अगर क्वेश्चन पूछना है मेडिवल हिस्ट्री से तो शेर शाह सूरी से पूछना ही पूछना है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। और हमने उस वीडियो को डाल दिया है, प्लीज़ डू हैव अ लुक। और जो शेर शाह वाला क्वेश्चन है 3 या 4 क्वेश्चन है, आपके लिए चवन्नी भर का क्वेश्चन है, दूसरे के लिए 58 या 1 रुपया भर का क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट, डू वॉच दैट, है ना। ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन और इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए हम लोग को पता तो होना ही चाहिए। कह रहा है कि अ हॉट स्प्रिंग इन द राजगीर इज मखदूम कुंड, हम लोग को पता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर विच फेमस सूफी सेंट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज मखदूल उल मुल्क बिहारी। देखिए ये किसका नाम है मखदूम उल मुल्क बिहारी? ये है सरफुद्दीन याहिया मनेरी का नाम है। सरफुद्दीन याहिया मनेरी का नाम है। मनेर जो इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? मनेर। मनेर कहाँ है? मनेर इज अ प्लेस नियर द पटना। जो ये है मनेरी साहब हैं, ये किस सिलसिला के हैं? ये फिरदौसी सिलसिला के सबसे बड़े, फिरदौसी सिलसिला जो है उसके सबसे बड़े सूफी सेंट हैं। What is फिरदौसी सिलसिला? फिरदौसी सिलसिला इज द एक्सटेंशन ऑफ द सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिला क्या है? अगर सोहरावर्दी सिलसिला में आप देखेंगे तो सोहरावर्दी सिलसिला ये कहता है कि जो किंग का जो बात है, जो किंग का ऑर्डर है वो भगवान का ऑर्डर है, वो अल्लाह का ऑर्डर है। और एक तरह से क्या है, इट इज द अपीजमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, तो जो सोहरावर्दी सिलसिला का एक बहुत बड़ा संत हैं जिनका नाम है शेख जकारिया। थोड़ा सा बता देना है क्योंकि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दैट नो। शेख जकारिया, शेख जकारिया को इल्तुतमिश इनके इस बात से बहुत खुश होता है कि राजा का जो स्टेटमेंट है वो भगवान का है, तो इनको सैकुल इस्लाम का टाइटल देता है। सैकुल इस्लाम का टाइटल देता है। सो फिरदौसी सिलसिला इज द एक्सटेंशन ऑफ द सोहरावर्दी सिलसिला। अगर कोई सेंट के बारे में पूछता है बिहार के बारे में, आपको नहीं पता है तो आप फिरदौसी सिलसिला मार दीजिए, बिकॉज द फिरदौसी सिलसिला वॉज वेरी मच dominant in the Bihar. Bihar has been the epicenter of the Firdausi Silsila, and primarily because of this person, primarily because of this Sufi saint मखदूलुल मुल्क बिहारी भी इनको कहा जाता है। प्रेम से इनको कहा जाता है कि इनको टाइटल दिया जाता है, हिज नेम इज सरफुद्दीन याहिया मनेरी। जो मनेरी साहब हैं ये जो इनलाइटमेंट पाते हैं, मतलब जो भी ज्ञान पाते हैं वो राजगीर में पाते हैं। और जिस तालाब के पास, जिस हॉट स्प्रिंग के पास पाते हैं उस हॉट स्प्रिंग का नाम है मखदूम कुंड। इन्हीं के नाम पर रखा गया है मखदूम कुंड में। पर इनका जो टुम्ब है जहाँ पर ये देहवासन किए हैं दैट इज़ द बिहार शरीफ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में एक और आदमी का टुम्ब है जो हम लोग के लिए एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी का भी टुम्ब जो है वो बिहार शरीफ में है। और बख्तियार खिलजी का जो अगर एग्जैक्ट अगर आपसे जगह पूछ दे तो उस जगह का नाम है इमादपुर, विच इज़ इन द बिहार शरीफ। बख्तियार खिलजी हैज़ बीन द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ बिहार। ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ बिहार। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताते चले कि जो सरफुद्दीन याहिया मनेरी हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप हिंदू में आप चलेंगे तो हम लोग का क्या परंपरा है? गुरु शिष्य परंपरा है। पर अगर इस्लाम में आप चलेंगे तो वहाँ पर
पीर मुरीद परंपरा है। गुरु को क्या कहते हैं? पीर, और चेला को क्या कहते हैं? मुरीद। जो याहिया मनेरी, जो इन पीर का जो थॉट होते हैं, जो इनके विचार होते हैं, उसके कलेक्शन को कहा जाता है मलफूजात। ठीक है, उसको कहते हैं मलफूजात। और जो कलेक्शन ऑफ द मलफूजात ऑफ याहिया मनेरी इज कॉल्ड एज द मनिकबुल इसरफिया। मनिकबुल अशरफिया मतलब अशरफी क्या होता है? बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़। अशरफी नहीं बोलते, अशरफी का हमको ढेर मिल गया। तो द मलफूजात ऑफ याहिया मनेरी इज कॉल्ड एज मनिकबुल अशरफिया। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आई मस्ट से दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन इन द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ द बिहार। हु सेड, देखिए जो हमारे वीडियो किए हुए शेर शाह वाले ना, उसके लिए चवन्नी भर का सवाल है और बाकी सब आप फंसे रह जाएंगे। ये शेर शाह सूरी का स्टेटमेंट है। और कब देता है? ये कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की गद्दी गवा बैठा था। ये शेर शाह सूरी का स्टेटमेंट है। देखिए हम एक शॉर्ट रिकैप आपको दे देते हैं, डिटेल वीडियो में आप जाकर कर लीजिएगा। एक छोटा सा आपको हम रिकैप दे देते हैं। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट बैटल वो लड़ेगा 1534 में। दूसरा अगर आप देखेंगे तो फिर तो बैटल ऑफ चौसा आ जाएगा, बैटल ऑफ बिलग्राम आ जाएगा। ठीक है, बैटल ऑफ बिलग्राम को बैटल ऑफ कन्नौज बोलेंगे। फिर वो लड़ेगा 1543, फिर लड़ेगा 1544 और 1545 में तो मर ही जाएगा। शेर शाह सूरी से इसलिए क्वेश्चन आएगा क्योंकि शेर शाह सूरी कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम के रहने वाले हैं, जो कि बिहार में है। देखिए शेर शाह सूरी का नाम क्या है? फरीद खान। एक शेर को जिंदा वो मार देता है तलवार से, तो ये चीज़ कौन देखता है? बहार खान लोहानी देखता है। बहार खान लोहानी को आप सुल्तान मोहम्मद भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहे। और यही सुल्तान मोहम्मद जो है इसको टाइटल देते हैं शेर खान का, क्योंकि शेर को मार देता है। ये जो बहार खान लोहानी मर जाते हैं बीच में, तो इनकी बीबी का नाम है दूदू बेगम। दूदू बेगम का एक छोटा बेटा है, उसका नाम है जलाल खान। अब दूदू बेगम को लगता है कि अच्छा ये लोहानी वंश कहाँ पे रूल कर रहा है? एक तरह से जागीरदार हैं ये सब, जौनपुर वाला बेल्ट का, जो बिहार वाला और यूपी जौनपुर वाला बेल्ट है उस बेल्ट के हैं। अब लगता है कि जलाल खान बच्चा है, अब नोबल लोग चढ़ाई करके हम पे सत्ता कर लेगा। पर वो बहुत प्रभावित थी शेर खान के, जो फरीद खान था, जिसका नाम अब शेर खान हो चुका था और बाद में वही शेर शाह सूरी बनता है। उसको दूदू बेगम को मोहब्बत हो जाता है शेर शाह सूरी से। अब शेर शाह सूरी एक तरह से अब कब्जा कर लिया जौनपुर में, क्योंकि ये तो केयर टेकर है, जलाल खान तो बच्चा है। ये नोबल्स जो थे उनको ये बात नहीं बसा। ये जौनपुर का राजा एक तरह से जागीरदार है। जौनपुर किसके अंदर फॉल कर रहा है? नवाब ऑफ बंगाल के अंदर फॉल कर रहा है। तो जितने जौनपुर के नोबल्स थे ये नवाब ऑफ बंगाल के पास जाते हैं। नवाब ऑफ बंगाल उस समय कौन है? ये सारा बताया हुआ है दोस्त, पर एक शॉर्ट बता दे रहे हैं। नुसरत शाह है, उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए भाई, जलाल खान का केयर टेकर की जगह एक तरह से डिफेक्टो रूलर बन गया है। नुसरत शाह अपना चेला को भेजता है, उस चेला का नाम है इब्राहिम। बोलता है कि इब्राहिम जाओ और शेर शाह का दिमाग ठिकाने लगा के आओ। इट मीन्स द इब्राहिम वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। अ बैटल वॉज फाउट इन मुंगेर। दैट बैटल इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ सूरजगढ़। और बैटल ऑफ सूरजगढ़ को बैटल ऑफ सूरजगढ़ भी बोलता है, तो एक ही चीज़ है, मुंगेर में जगह है। और इसमें क्या करता है? शेर शाह सूरी डिफ्टेड इब्राहिम एंड इब्राहिम वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल, और इस तरह से ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी द रूलर ऑफ बंगाल। ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेटिव को हरा दिया तो एक तरह से रूलर ऑफ बंगाल अपने आप को डिक्लेयर करेगा और यहीं पर टाइटल लेगा हजरत ए अल्लाह। ठीक है, शेर शाह सूरी लेंगे हजरत ए अल्लाह का टाइटल। 1539 वाला जो बैटल है दैट इज द बैटल ऑफ चौसा। चौसा इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द गंगा इंटर्स इन बिहार, और यहाँ पर जो टाइटल लेगा वो शाह का टाइटल लेगा। 1540 में डिसिसिव विक्ट्री मिलता है और जो बिहार का एक तरह से जो बंगाल का रूलर है वो देश का शहंशाह बनता है और हुमायूं को खदेड़ देता है। और ये जो होता है बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज होता है। जो 1543 वाला युद्ध है इसको आप रायसेन का युद्ध बोलते हैं। रायसेन के युद्ध में किसको हराता है? पूरनमल को हराता है, पर पूरनमल को धोखे से हराता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि शेर शाह का कलंक है यह युद्ध, धोखे से हराता है। सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है 1544 वाला, दैट इज कॉल्ड एज द
किस राजा से हो रहा है? मालदेव राजा से हो रहा है। मालदेव जो राजा है बहुत ही प्रतापी राजपूत शासक है, और जब मुगलों को या जो भी सूर्यवंश है उसको राजपूतों ने बड़ी चुनौती दी है। और मालदेव का जो शासक है, अगर आप एग्जैक्ट एरिया पूछे तो जोधपुर के राजा हैं। इनके पास 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे सेनापति है कुंपा, पंचायन। ये जो सेनापति हैं अपने बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। जब इसका मन बढ़ता है शेरशाह सूरी का, और जब राजपूत शासकों को तंग करता है, तो मालदेव मोर्चा संभालते हैं। मालदेव युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, और दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी तक इनकी फौज पहुंच जाती है। और जब शेरशाह सूरी को लगता है कि अब तो हम हारने वाले हैं, क्योंकि हम उस अननेसेसरी परेशान किया मालदेव को, मालदेव रिवेंज लेने लगा, तो ये एक चाल चलता है। जो कुंपा हैं और पंचायन हैं, इनके नाम पर एक चिट्ठी लिख देता है, एक झूठ चिट्ठी लिखता है, और वो चिट्ठी मालदेव शासक को मिलता है। उस चिट्ठी में ये लिखा रहता है कि हम युद्ध में तो भले ही मालदेव के तरफ से लड़ेंगे, पर अंदर से हम तुम्हें समर्थन देंगे, और मालदेव को हम लोग युद्ध में किल कर देंगे। इसके एवज में तुम हमें मालिक बना देना मारवाड़ बेल्ट का। पर यह चिट्ठी झूठ होता है। यह चिट्ठी मालदेव को मिलता है। मालदेव को अपने सेनानियों पर से विश्वास उठ जाता है, पर मालदेव बीच में युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। पर कुंपा और पंचायन को लगता है कि अगर राजा को इस चीज़ की तनिक भी भनक है और हम लोग भी युद्ध छोड़कर चले जाते हैं, तो राजा को लगेगा कि यह चिट्ठी सही है। और कुंपा, पंचायन, जयता खूब बहादुरी से लड़ते हैं। भले शेरशाह सूरी जीतता है, पर शेरशाह सूरी इसी में कहता है इस युद्ध के बाद कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान गंवा बैठा था अगर मैं छल नहीं करता तो। कहने का मतलब है कि क्योंकि राजस्थान में केवल बाजरा ही वगैरह तो उगता है, उतना फर्टाइल एरिया नहीं है। और 15 ये आपका हो गया 1500, सब डिटेल में बताया हुआ है यार। 1545 में आप देखेंगे कि बैटल ऑफ कलिंजार होता है। बैटल ऑफ कलिंजार में कीरत सिंह के यहाँ होता है, और इसी दरमियान बैटल ऑफ कलिंजार शेरशाह सूरी जीतता है, और जश्न में उक्का फेंकता है, हथगोला है, उक्का दीवार से टकराता है, शेरशाह सूरी पर गिरता है, और शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। ठीक है, तो इतना ही पूरा स्टोरी है। थ्रू विच बैटल ऑफ द शेरशाह सूरी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ द बंगाल, द बैटल ऑफ सूरजगढ़। ठीक है, वही सब स्टोरी है। पुराना लोग तो उसको करेक्ट कर लेगा। आइकॉनिक गोलघर एट द पटना वाज मेड बाई, करेक्ट आंसर इज जॉन गैरस्टिन। अगर हमको डेट सही याद है तो 1786 में जॉन गैरस्टिन ने इसको बनाया था। ये क्या था? एक तरह से ग्रेनरी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनके अनाज रखने के लिए किया गया था। एक कनिंघम का जिक्र किया गया है। कनिंघम वही है अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्होंने सारनाथ स्तूपा और भरहुत स्तूपा को डिस्कवर किया था। याद रखिएगा कि सारनाथ स्तूपा और सांची स्तूपा किसने बनाया? ये दोनों स्तूपा अशोक ने बनाया। भरहुत स्तूपा अशोक स्टार्ट करता है, पर कंप्लीट कौन करता है? सुंगाज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम लोग का एम्बलम कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तूपा से लिया गया है हम लोगों का एम्बलम। ठीक है, और सारनाथ में एक इंस्क्रिप्शंस हैं, उसको कहा गया, उसमें अशोक को क्या कहा गया है? धर्मा अशोक कहा गया है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप तो आपको पता ही है कि 1837 में ब्रह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड करते हैं, और यहीं से हम लोगों को सारा चीज़ डिसिफर करते हैं। जस्टिन कौन है? जस्टिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जस्टिन वो व्यक्ति है जो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एलेक्जेंडर के साथ मीटिंग हुआ था। ठीक है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस इस फैक्ट पे एग्री नहीं करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का अलेक्जेंडर से मीटिंग हुआ था, क्योंकि अलेक्जेंडर का जो लोग कंटेम्पररी किसको मानता है? धनानंद को मानता है। ठीक है, उसी धनानंद की हत्या करेंगे। धनानंद किस डायनेस्टी का है? नंद डायनेस्टी का है। इसी धनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य हत्या करेंगे। यही धनानंद है जो विष्णुगुप्त जो कौटिल्य हैं उनको इंसल्ट करता है। पर जस्टिन का ये कहना है कि नहीं, धनानंद इज नॉट द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर, इट इज चंद्रगुप्त मौर्य हु इज कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर, बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू दैट दिस आइडिया इज रॉन्ग। धनानंद वॉज कंटेम्पररी टू अलेक्जेंडर एंड धनानंद वॉज किल्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज द पर्सन हु इंसल्टेड विष्णुगुप्त। ठीक है, फर्स्ट मुगल किंग टू बी स्वर्न एट पटना वाज, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है यार, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज फर्रुखसियार। फर्रुखसियार को कब कोरोनेट किया जाता है?
1713 एडी में पटना में इनको कोरोनेट किया जाता है। पर ये बड़ा कमज़ोर शासक है। आप देखेंगे कि 1717 में ये गोल्डन दस्तक इशू कर देता है। गोल्डन दस्तक मतलब क्या हो गया? फ्री पास इशू कर देता है ट्रेड के लिए। जब पास आप इशू कर देंगे फ्री ट्रेड के लिए, जब टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार तो चौपट ही हो जाएगी। और इसी समय के आप देखेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो सारे किसके पास जाने लगते हैं? बंगाल के नवाब के पास जाने लगते हैं। और यहीं से नवाब ऑफ बंगाल जो है पावरफुल एंटिटी के रूप में उभरेगा। जो किंग है, किंग से ज़्यादा पावरफुल लोकल नवाब होने लगेंगे। फर्रुखसियार एक कमज़ोर शासक था, पर इसका कोरोनेशन पटना में हुआ है। विच एमंग द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब्ड बाई बख्तियार खिलजी? ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ यू विल हिट नालंदा यूनिवर्सिटी, पर हम लोग के पास ई ऑप्शन है, आप गलत हो जाएंगे। वो जो लुनाटिक आदमी है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को भी बर्बाद करेगा, तक्षशिला को भी करेगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी बर्बाद करेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन बनाया? कुमार गुप्त द्वितीय बनाते हैं, गुप्त काल में बनता है। सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन है दोस्त? ये 1000 BC के आसपास बनता है। याद रखिएगा, सबसे पुराना है तक्षशिला, उसके बाद नालंदा, उसके बाद उदंतपुरी और उसके बाद विक्रमशिला। अब कैसे होता है ये हम बताते हैं आपको। तक्षशिला का ही प्रोडक्ट है सुश्रुत, इसी का प्रोडक्ट है जीवक, इसी का प्रोडक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही ये सब प्रोडक्ट हैं। सुश्रुत के बारे में आपको हम लोग मान के चलते हैं। एक कन्फ्यूजन था कि गुप्त काल में है, इस पर हमने वीडियो बना रखा है, नहीं, तक्षशिला के प्रोडक्ट हैं। जीवक कौन है? अगर आप ध्यान हो तो हमने वीडियो में बता रखा है कि बिंबिसार को मोहब्बत किससे हो जाता है? अम्रपाली से। अम्रपाली सुंदरता की देवी है, अम्रपाली नगर वधू है, जिसको वैसा भी बोलते हैं। तो बिंबिसार और अम्रपाली के प्रेम से जो पैदा होते हैं वो जीवक होते हैं। जीवक बहुत अच्छे फिजिशियन हैं और भगवान बुद्ध के कोर्ट फिजिशियन भी रहे हैं। ठीक है, ये सारे लोग ट्रेनिंग कब किए हैं? तक्षशिला में किए हैं। मतलब तक्षशिला किस पीरियड में है? BC में है। नालंदा किस पीरियड में है? गुप्त काल में है। गुप्त काल में अगर आप देखेंगे तो गुप्त काल 300 से 550 AD के आसपास होता है गुप्त काल। उदंतपुरी जो है इसकी स्थापना कौन करता है? उदंतपुरी क्या है? बिहार शरीफ को ही आप उदंतपुरी, बिहार शरीफ में है उदंतपुरी। ठीक है, पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गोपाल। और गोपाल जो है उदंतपुर विश्वविद्यालय बनाते हैं। इनका जो बाद में एक रूलर होता है उसका नाम है धर्मपाल, और धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कैसे पता चलता है? एक भागलपुर में जगह है जिसका नाम है एंटीचक गांव। एंटीचक गांव में भागलपुर यूनिवर्सिटी का रिमेंस मिलता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का रिमेंस मिलता है। तो ये फ्लो को जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये जो है बख्तियार खिलजी जो है इन तीनों यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है, ये नालायक आदमी। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एमंग द ऑल? अभी आपको बता दिया तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तबाकत ए नासरी, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है यार, कि तबाकत ए नासरी हैज़ बिन रिटन बाई, करेक्ट आंसर इज़ मिनहाजुल सिराज। इस मिनहाजुल सिराज को जुजानी भी कहा जाता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि आपके पास ये स्टोरी कहाँ से आया, कि आपको कहाँ से ये पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी, उदंतपुर यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सबको बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय करता है। देखिए होता क्या है कि बख्तियार खिलजी जो है इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो जितने भी सूफी सेंट्स हैं, जितने भी इस्लाम में जो नीम हकीम वाला जो प्रोसेस होता है उसको किया जाता है। इसको बोलता है कि एक यार तुमको ट्रीट एक ही आदमी कर सकता है, उस आदमी का नाम है राहुल श्रीभद्र। राहुल श्रीभद्र जो हैं वो वाइस चांसलर और टीचर हैं नालंदा विश्वविद्यालय के। अगर राहुल श्रीभद्र से अपना तुम ट्रीटमेंट करा लोगे तो ठीक हो जाओगे। राहुल श्रीभद्र को बुलाया जाता है, बख्तियार खिलजी को ट्रीट कर देते हैं। अब इस लुनैटिक और इस फैनेटिक आदमी को ये लगता है कि
इस्लाम को थ्रेट है बुद्धिज्म से, क्योंकि बुद्धिज्म सुपेरियर है। जितने बड़े जो ये सब हैं नीम हकीम हमको ठीक नहीं कर पाए, पर ये राहुल श्रीभद्र जो बुद्धिज्म टेक्निक से आकर हमको ठीक कर दिया, तो उसको लगता है कि ये पता नहीं राहुल श्रीभद्र पता नहीं कितने और राहुल श्रीभद्र पैदा कर देगा नालंदा यूनिवर्सिटी से, तो ऐसा उस यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और नालंदा यूनिवर्सिटी को अटैक करता है। और नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसका नाम है धर्मगंज। उस लाइब्रेरी में इतनी किताब थी, उसमें 9 मिलियन के आसपास किताब था, और जब बख्तियार खिलजी उसको डिस्ट्रॉय करता है तो उसमें 3 महीना तक किताब जलते रह जाता है। इट वॉज अ सेटबैक, इट वॉज अ वर्क ऑफ ए फैनेटिक, ठीक है। पर इट इज़ नॉट दैट द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द बख्तियार खिलजी, देयर वर फैनेटिक्स इन द हिंदू धर्म टू। ऐसा नहीं है कि ही इज़ ओनली द फैनेटिक। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को अगर आप देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया है, पर ये बना कितना है, रिपेयर कितनी बार हुआ है, मात्र 2 बार ही रिपेयर हुआ है। पहली बार कौन डिस्ट्रॉय करता है, हुन्स डिस्ट्रॉय करते हैं इसको, पर इसको रिपेयर कौन कर देगा, स्कंदगुप्त आ जाएगा और इसको रिपेयर कर देगा। दूसरा बार एक गॉड किंग है, ये हिंदू धर्म का है, बहुत बड़ा सेवाइट है, इसको लगता है कि बुद्धिज्म थ्रेट है, ये जाकर बौद्धिक ट्री को भी डिस्ट्रॉय करेगा और नालंदा विश्वविद्यालय को भी डिस्ट्रॉय करेगा। पर हमारे हर्षवर्धन आ जाएंगे, हर्षवर्धन भी बहुत बड़े सेवाइट हैं, बाद में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ये उसको रिपेयर कर देंगे नालंदा यूनिवर्सिटी को। तीसरा बार ये लूनाटिक आएगा और ये बख्तियार खिलजी, इसको लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है बुद्धिज्म से, इसको लगता है कि इस्लाम धर्म खतरे में है बुद्धिज्म से, ये आएगा और नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसका आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है हम लोगों के पास, और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेगा। यही पूरी कहानी है, और ये सारा कहानी जो हम आपको बताए, आप तो बोलेंगे कि आप तो फिजूला बात कर रहे हैं भाई, इसका क्या आपका बेसिस है, क्या सोर्स है। इसी मिनहाज सिराज की जो किताब है तबाकत ए नासरी, उसी में ये सब बातें लिखी हुई हैं। अब देखिए धर्मगंज लाइब्रेरी का नाम था। आप अगर IIT में पढ़े हो या कहीं और पढ़े हो तो आपको पता चलेगा, या जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, JNU FNU में, तो अगर आप देखेंगे कि लाइब्रेरी का एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में ढेर सारे, इस लाइब्रेरी वाले में 2-3 बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें एक नाम है रत्नौंधी। सबसे ज़्यादा डैमेज इसी को हुआ था। रत्नौंधी जो है, इसको धर्मगंज इस पूरे ब्लॉक का नाम है, उसमें एक ब्लॉक का नाम है रत्नौंधी, तो सबसे ज़्यादा डैमेज रत्नौंधी को हुआ था। फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड बिहार वाज बख्तियार खिलजी। मोहम्मद कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं क्योंकि समय बढ़ जाएगा, आप लोग का समय इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग केम अर्लीस्ट, करेक्ट आंसर इज मेगास्थनीज। यार इसका हमने एक कोड याद किया है, FSHI। देखो फाहियान आएगा गुप्त काल में, अगर आप देखेंगे तो 405 से 411 के बीच में। फिर सुंगयू आएगा, यार डेट पर मत जाना भाई, आगे पीछे रहेगा, 517 AD, हर बुक में अलग देगा। वेनसेंग कब आएंगे, 630 AD के आसपास आएंगे। इत्सिंग कब आएगा, 671 AD के आसपास आएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। फाहियान का सुयू की किताब है। फाहियान के बाद आएगा सुंगयू, सुंगयू के बाद आ जाएगा वेनसेंग। किसके समय आ जाएगा, एच से याद रखिएगा, वेनसेंग और एच हर्षवर्धन के समय आएगा। उसके बाद इत्सिंग आएगा। ये सब किस पीरियड में आ रहे हैं, आप देखिए तो AD में आ रहे हैं। इसके पहले कौन आ रहा है, मेगास्थनीज आ रहा है। मेगास्थनीज किसके कोर्ट में है, मेगास्थनीज की रचना क्या है, इंडिका। मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आ रहा है, जब सेलुकस निकेटर को हराएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जब सेलुकस निकेटर को हराता है तो मेगास्थनीज को अपना वो रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर बना के भेजता है, और इंडिका जो है उसी की रचना है, ठीक है। इस इंडिका में पटना को क्या कहा गया है, पोलीबोथरा कहा गया है। पटना हैज़ बिन, ये तो कुत्ता सब परेशान किए हुए भाई, पोलीबोथरा कहा गया है। पटना इज कॉल्ड एज पोलीबोथरा, और इसी में ये कहा गया है कि जो पटना है ये 6 कमेटी से रूल किया जाता था, और एक कमेटी में 5 लोग थे, मतलब 30 आदमी मिलकर पटना को रूल करता था। और जो छठा वाला कमेटी था वो टैक्स से रिलेटेड था, और किस टैक्स से, सेल टैक्स से रिलेटेड था, और जो सेल टैक्स में चोरी करता था उसके लिए डेथ पेनाल्टी था। सो इंडिका इज नॉट अबाउट द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इट इज फोकस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पटना, ठीक है। महाबोधि कम्प्लेक्स विच हैज गॉट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज फर्स्ट बिल्ट बाई अशोक, पहले बनाते हैं 3rd सेंचुरी AD में बनाते हैं अशोक। पर जो अभी प्रेजेंट डे वाला जो है महाबोधि कम्प्लेक्स,
वो लेट गुप्ता पीरियड वाला है। जो अभी आप जाएंगे ना तो लेट गुप्ता पीरियड के समय बना हुआ है। लेट गुप्ता पीरियड मतलब 5 से 6 सेंचुरी एडी के समय बना हुआ है, पर जो ओरिजिनल बना हुआ था वो अशोक के द्वारा बनाया गया है। और यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब देता है? 2002 में देता है। अशोक कब बनाते हैं? 3rd सेंचुरी एडी में बनाते हैं। ठीक है ना, 3rd सेंचुरी में बनाएंगे इसको। और ये तो लेट गुप्ता पीरियड में बनाएगा। 3rd सेंचुरी बीसी होगा ना, बीसी होगा। अब देखिए इतना ही क्वेश्चन है, 11 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगता है सर का पुराना ही क्वेश्चन है, जो ये आगे मत करिएगा, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सर के हिसाब से इस 11 क्वेश्चन में अगर कोई आदमी 4 क्वेश्चन भी सही कर दिया है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको नया इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करा दिया जाए। अगर आप 4 क्वेश्चन भी सही कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एकदम मनोबल को टाइट रखो यार, सिलेक्शन तो होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।